नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज से कुछ दिनों पहले जब सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होकर दुनिया को तेल बेचा करता था, उस समय पर ईरान के साथ हुई जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कहीं ना कहीं व्यापार बाधित हुआ। ये आप और हमने बहुत बार फील भी किया। लेकिन सऊदी ने इसका एक तोड़ निकाल लिया था। तोड़ क्या था कि सऊदी ने हॉर्मुज के जगह से अपने देश को पार करते हुए एक कॉरिडोर क्रिएट किया, एक पाइपलाइन क्रिएट की जो पहले से थी, लेकिन सप्लाई वहां से शुरू की। और उस सप्लाई को क्रिएट करते हुए रेड सी के अंदर पाइपलाइन से बिल्कुल अपोजिट दिशा में पाइपलाइन से ऑयल सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। आज 4 मिलियन पर डे के हिसाब से तेल सऊदी रेड सी के माध्यम से दुनिया को बेच रहा है। बहुत ज्यादा होता है, 4 मिलियन बैरल पर डे। अगर उस रूट से माल निकलकर बिक रहा है तो उससे भारत, चीन जैसे देश जो सऊदी से तेल परचेज करते हैं, उन्हें सप्लाई मिल रही है। अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि सऊदी को अब यमन ने धमका दिया है कि हम आपको यहां से तेल नहीं बेचने देंगे। यह अचानक ट्विस्ट क्यों आया? कहां पर यह कहानी अटकी? अगर तेल इस रास्ते से नहीं आएगा तो क्या वाया स्वेज कैनाल होकर के तेल निकल पाएगा? इस पूरे रूट को आज आप हम और डिस्कस करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं। कहां से यह बात निकल कर आई? यमन और सऊदी आपस में क्यों झगड़ लिए? अब तक तो ईरान और सऊदी चल रहा था, ईरान अमेरिका चल रहा था। यह कहानी कैसे परिवर्तित हुई, इसको समझेंगे। क्या सऊदी इसके लिए एक खुद युद्ध के अंदर कूद पड़ेगा? अगर उसका रास्ता बंद हुआ तो वो क्या करेगा? अमेरिका क्या सोचता है इस विषय के ऊपर बताएंगे। लेकिन हूतियों के द्वारा यह डिक्लेयर करना कि हम सऊदी अरब के तेल को ब्लॉकेड कर देंगे, नहीं निकलने देंगे, यह इस समय की बड़ी सुर्खी बनकर आ रही है। अगर अमेरिका सऊदी के साथ आकर यमन से जंग करता है तो बाबे मंडल का रुक जाना, अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के अंदर तमाम दिक्कतें आई। अब बाबल मंडल जिसके माध्यम से लाल सागर होते हुए स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी तक माल पहुंचाया जाता है, अगर वो बाधित हुआ तो भारत के कौन से एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे? भारत के क्रूड की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? कुल मिलाकर भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा? इसे आप और हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक पॉडकास्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, फुर्सत मिले तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं साथियों। चर्चा ईरान के समर्थित एक आतंकी समूह कहा जाए या विद्रोही समूह कहा जाए, जिसे अमेरिका आतंकी मानता है, सऊदी आतंकी मानता है, लेकिन ईरान उन्हें विद्रोही मानता है कि ये अपने देश के अंदर कुछ मांगते हैं, कुछ प्रभाव मांगते हैं, कुछ क्षेत्र मांगते हैं। किन की बातें की जा रही हैं? हूती विद्रोहियों की। हूती विद्रोहियों का एक वीडियो वायरल होता है, कल के दिन ये वीडियो आता है, जिसमें ये हूती विद्रोही कहते हैं कि यमन के हूती अब अनाउंस कर रहे हैं नेवल ब्लॉकेड फॉर सऊदी अरेबिया इन रेड सी, कि रेड सी से होकर के आप अपने जहाज नहीं निकाल पाएंगे। ये वीडियो यमन की तरफ से आता है। ये कौन लोग हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। असल मायने में जो हूती हैं, ये 2014 में यमन में एक बार गृह युद्ध हुआ था। असल में क्या है, यमन, अगर आप लोकेशन देखें तो समझ पाएंगे कि लाल सागर से अगर आप अरब सागर की तरफ आ रहे होते हैं, भारत की तरफ आ रहे होते हैं, तो जिस समुद्र को पार करके आते हैं, जिस जगह को पार करके आते हैं, उसके कॉर्नर पर बसा हुआ एक देश है यमन। यमन 2 तरह की आबादी रखता है, शिया और सुन्नी। ये मुस्लिम धर्म की मान्यताएं हैं। शिया समूह जो है वो पूरी तरह से बैक्ड बाई ईरान है, और जो सुन्नी है वो बैक्ड बाई सऊदी है। अगर आप इस मैप को और ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये जो हल्का पिंक कलर हो रखा है, जिसकी राजधानी सना है, यमन की राजधानी सना है, और ये जो पूरा पिंकिश एरिया है, ये शिया समर्थित एरिया है। यहां पर शिया समूह हूती, जो कि एक विद्रोही समूह माना जाता है, उसका शासन चलता है। यहां पर मेजॉरिटी सुन्नी है, और सुन्नियों की शासन जो है वो बहुत सारी एरिया में यहां पर ऑलरेडी सरवाइव कर रही है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन सबसे की पोजीशंस पर कब्जा हूतियों का हो रखा है। ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये लगभग 10 देशों की मदद से रन कर रहा है, जहां पर यमन के अंदर ऑलरेडी बैठी हुई सुन्नी सरकारें, साथ में सऊदी, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, तमाम वो देश, इवन अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के कई कंट्रीज इस क्षेत्र को समर्थन देते हैं। इस कारण से ये दोनों गुट आपस में झगड़ते रहते हैं। यमन के अंदर एक प्रकार की आंतरिक कलेश की स्थिति बनी रहती है। ये जो आंतरिक गृह युद्ध यहां पर चलता रहता है, उसमें बड़ा रोल पावरफुल तरीके से हूती निभाते हैं। हूती कौन है? यमन के अंदर ईरान द्वारा समर्थित ग्रुप्स हैं, जो कि इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेने की चाह रखते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये वाला एरिया हमारे कंट्रोल में आ गया, आप आसानी से समझिए कि इस तरफ भारत है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ऑलरेडी ईरान ने इसको ब्लॉकेड कर दिया। यही बात यमन को सिखा रखी है कि आप ये एरिया ब्लॉक कर दो। अगर ये एरिया ब्लॉक हो गया तो आप समझिए कि सऊदी जो अपना तेल बेचने के लिए या तो इस रास्ते से आता है या इस रास्ते से आता है, उसके लिए दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। एक बचेगा जो रास्ता है इधर होकर स्वेज कैनाल होकर मेडिटेरेनियन सी में भेजना।
लेकिन अगर भारत माल भेजना हो तो कोई इतना दूर से माल क्यों भेजेगा, और भेजेगा तो फिर पूरा मेडिटेरेनियन क्रॉस करके, फिर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट क्रॉस करके, फिर से निकलकर ऊपर आएगा। मतलब इस रास्ते को अब पूरी तरह से चोक पॉइंट की तरह से यूज करने की प्लानिंग है। क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं। इतिहास गवाह है कि यहां पर हूतियों द्वारा सऊदी में पहले भी कई हमले किए गए। सऊदी अरामको पर हुआ हमला 2022 में। 2022 के बाद 2023 के अंदर भारत के 2 जहाज आ रहे थे, उनको यमन के हूती रिबेल्स के द्वारा हाईजैक कर लिया गया। मतलब यहां पर आए दिनों कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि यहां की अशांति को बड़ा हाईलाइट करता है। अगर यहां पर नाराजगी होती है तो जहाजों पर बम हूतियों के द्वारा गिरा दिए जाते हैं। ये यहां पर ट्रैफिक है, अगर आपको दिखाने का मैं प्रयास करूं जहाजों का, जो हमला होते ही रास्ता बदल लेता है। जैसे एक समय पर यहां से निकलने वाले जहाजों की संख्या नवंबर 2023 में कुछ इस प्रकार से ग्रीन डॉट से देखी जा सकती है, लेकिन जनवरी 2024 में जब यमन ने रेड सी पर कंट्रोल करना चाहा तो सारे जहाज यहां से भाग गए और फिर वो दक्षिण से होकर के यानी कि बिल्कुल अफ्रीका घूमकर आना शुरू किए, जिससे माल भाड़ा बढ़ा, समय बढ़ा, सप्लाई डिले हुई। तो यहां पर ये बहुत बड़ा चौक पॉइंट यमन लेकर बैठा हुआ है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि यमन में काफी दिन से शांति चल रही थी। यमन ईरान की पूरी जंग में शांत बैठा हुआ था, कुछ कह नहीं रहा था, तसल्ली से चल रहा था। यमन बढ़िया से यहां से बाबे मंडल से होकर के तेल बेचने दे रहा था, जबकि ये पूरा की पूरा समूह ईरान समर्थित है। ईरान के अंदर खमनेई की मौत हो जाती है, इजराइल अमेरिका मिलकर मार देते हैं, तब भी ये लोग इस रास्ते को खुल के चलने दे रहे थे। बड़े सवाल बन रहे थे कि ईरान के द्वारा बैक्ड जो भी रिबेल ग्रुप है वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। उधर हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, ये इतने सक्रिय नहीं है जितने इनको देखा गया है। ये शांति क्यों बरते हुए हैं, और शांति थी तो सब कुछ सही चल रहा था। हुआ कुछ यूं कि उड़ता हुआ तीर जो है ना वो सऊदी ने अपने ऊपर चलवा लिया। हुआ क्या? हुआ ये कि इस पूरे क्षेत्र में जो पूरी तरह से युद्ध के काल में एक बाईपास बना हुआ था। अच्छा, इस बाईपास की कहानी को भी समझ लीजिए। देखिए, सऊदी ने क्या कर रखा था कि इस रास्ते के बंद होने पर एक पाइपलाइन डाली थी इस रास्ते को, इस अरामको के इस वाले कॉर्नर से सऊदी अरब के दूसरे कॉर्नर की तरफ डालते हुए, और इस क्षेत्र में इन्होंने बकायदा अपने जहाज खड़े करके तेल बेचना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस पूरे रास्ते से होता हुआ ट्रेड जब होना शुरू हुआ हॉर्मुज के बंद होने के बाद, तो ईरान के लिए सऊदी के लिए एक बड़ी लाइफलाइन बनकर के निकला था। यह अल्टरनेट ट्रेड रूट ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन के नाम से जाना गया था। इस क्रूड पाइपलाइन के चालू होने के बाद यानबू करके इनका एक टर्मिनल था, जहां से चाइना को, जहां से यूरोप को, जहां से भारत को क्रूड लगातार सप्लाई हो रहा था। अब इस यानबू पोर्ट से होकर जहाज अगर भारत और चाइना की तरफ जाना चाहेंगे तो इसी यमन के सामने से होकर उन्हें गुजरना होगा। बस खेल यहीं पर हो गया है। हुआ यह है कि इन्होंने कहा है कि हम आपको इस जगह से जो आप सऊदी का माल निकाल रहे हैं बाब और मंदेब से होकर के, अब हम आपको वहां से जाने नहीं देंगे। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का तेल तो आप लेकर आएंगे, लेकिन इस तरफ से जो 4 मिलियन बैरल पर डे आप तेल बेच रहे हो, इधर से नहीं जाने देंगे। आपके दिमाग में आएगा अचानक क्यों एक्टिवेट हो गए ये लोग, उसके पीछे का कारण सुनो। आपको यह मालूम था कुछ दिनों पहले ही ईरान के अंदर अयतुल्लाह अल खमनेई का इतने 7-8 दिन तक चला जनाजा कार्यक्रम चला था, जिनमें उनको अंतिम यात्रा थी, जिनको उनको मतलब दफनाया गया था, पूरी प्रक्रिया चली थी। तमाम दुनिया भर के राजनेता वहां पहुंचे थे, ईरान के अंदर डेलीगेट्स पहुंचे थे और वहां जाकर के अपने अपने देशों का रिप्रेजेंटेशन किया था। उस प्रक्रिया के दौरान यमन के भी लोग रिप्रेजेंटेटिव, हूती रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर पहुंचे थे अयतुल्लाह अल खमनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। जब वहां पहुंचे तो वहां पर बढ़िया से ये अपना कार्यक्रम करके ईरान वालों से मिलकर लौट रहे थे। लौटते समय जब ये सना एयरपोर्ट पर अपना हवाई जहाज उतारने ही वाले थे, यमन की राजधानी जो सना है, उतारने ही वाले थे, इतनी देर में सऊदी की तरफ से एयरपोर्ट पर हमला हो जाता है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ ये कहानी। इसको अगर आप इस तरह से देखें, ये जो आप बम्बार्डमेंट होता हुआ देख रहे हैं, ये असल में जो हूतियों के लीडर्स हैं जो लौट रहे थे अपने ही देश, उनके ही एयरपोर्ट पर हमला हो जाता है। सऊदी यह हमला कर देता है। सीधा सा अर्थ था कि यह हमला एयरपोर्ट पर है तो हो सकता है हवाई जहाज पर भी हो जाता और हूतियों का नेतृत्व ही खत्म हो जाता हवाई जहाज के अंदर। यह जब हमला हुआ, इससे पूरा माहौल बदल गया। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होते ही हमला, उस फ्लाइट को घुमा दिया गया और एक हुदैदा करके एयरपोर्ट है वहां पर भेज दिया गया। ये फ्लाइट का फ्लाइट ट्रैकर डेटा है और इस हवाई जहाज को बाद में घुमाने के बाद की तस्वीरें फिर निकल करके आई कि इन्होंने दूसरी जगह उस हवाई जहाज को उतारा, सरा एयरपोर्ट की जगह किसी दूसरी जगह पर भेज दिया, हुदैदा करके एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारी। ये तस्वीरें निकल कर आई कि इस पूरी एयर स्ट्रिप को ही लगभग बर्बाद कर दिया था सऊदी ने, कुछ इस तरह से कि हवाई जहाज उतर नहीं पाएगा और हवा में ही भस्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग किसी दूसरी जगह कराई। ये घटना को हुए अब तक, ये 13 जुलाई की घटना है,
आज आप इसे 22 जुलाई को सुन रहे हैं। इन बीते 10 दिन में हूथियों ने यह जानने का प्रयास किया क्या वाकई में सऊदी ने यह काम किया था या फिर कोई और ग्रुप था जो यह काम कर रहा था। हूथियों ने इस बात को जाना, इंटेलिजेंस जुगाड़ी और उन्हें यह समझ में आ गया कि यह सारा किया धरा सऊदी का है। सऊदी ने यह करने से पहले अमेरिका से इस बात की परमिशन तक ली थी। हालांकि सना के ये जो हूथी के जो नेता थे ये तो बच गए, लेकिन जब ये बात इन्हें पता चली कि ये लोग तो बाकी समय में हमें ही निशाना बना रहे हैं, तो इन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया कि सुनो, अब तक तो हमने आप लोगों को परेशान नहीं किया, अब हम करेंगे और अब हम करेंगे, इसका बदला लेंगे और इसके बदले में हम अब सऊदी के निशानों को, मतलब एयरपोर्ट्स को निशाना बनाएंगे। और इस तरह से शुरुआत होती है सऊदी के रिटेलिएशन में, सऊदी के ऊपर हमला करने की। तो मतलब सऊदी का जो हमला हुआ, उस सऊदी के हमले के विरोध में इन्होंने सऊदी के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाना शुरू किया और उनमें आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे पहले उसे निशाना बनाया। बोले ये तो हुआ एक एक से मामले बराबर। अब दूसरा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट दिया जाएगा तो आपके तेल को यहां से होकर हम नहीं गुजरने देंगे। तो भाई साहब, सऊदी ने तो अपना आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया है और ऐसे में इस रास्ते से होकर माल बिकवाना भी अब बंद हो जाएगा। हालांकि ट्रंप और एमबीएस इस बारे में चर्चा कर चुके थे। 4 साल का सीज फायर केवल ट्रंप के भरोसे टूट गया। ट्रंप ने ही सऊदी से कहा था कि ठीक है, तुम गोला चलाओ, हम तुम्हें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ने जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर चलवा लिया। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बढ़िया से उसने एक अल्टरनेट निकाल लिया था, लेकिन अमेरिका के कहने से उसने यमन के ऊपर ये जो हमला किया, उससे पूरी तरह से उसका ही व्यापार बाधित होगा। अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर व्यापार बाधित हुआ तो ना केवल सऊदी बल्कि भारत और चाइना के लिए भी मुसीबत खड़ी करेगा। कैसे? क्योंकि अभी तेल यहां से निकलकर यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन अब अगर तेल घूम करके इस तरह से दक्षिण से होकर के पहुंचने लगा तो टाइम तो बढ़ेगा ही, लागत भी बढ़ेगी और मतलब 10,000 से अधिक किलोमीटर एक्स्ट्रा जहाज के ट्रैवल करने पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में एक चिंता का विषय बनेगा। यही कारण है कि एक आज की अपडेट है कि 2 भारतीय जहाजों को यू टर्न लेना पड़ा क्योंकि यहां पर हमले होने शुरू हो गए हैं। चाइनीज जहाजों, भारतीय जहाजों यहां पर अब वापसी कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि सऊदी की जो सप्लाई इन दिनों आ रही थी अब वो बाधित हो गई है। अब अगर वो बाधित हो गई है तो क्रूड के अंदर, कीमतों के अंदर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। क्या अमेरिका इसमें कुछ करेगा? तो अमेरिका से लेबनान के प्रधानमंत्री मिलने आए हुए थे। ये उस समय बोले कि देखो, यमन की हमारे से कोई खास लड़ाई तो है नहीं, लेकिन सऊदी ने अगर कुछ किया है तो देख के किया होगा, हम देख लेंगे। अमेरिका के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। अमेरिका के लिए प्रायोरिटी फिलहाल ईरान है और वो ईरान को लेकर के इतना सजग है कि वो ईरान में परमाणु संयंत्रों पर भी हमला करने का विचार कर रहा है, जहां पर एनरिचमेंट चल रहा है। इस बीच में ईरान की संसद ने कहा है कि वो सांसदों की ऑनलाइन बैठक बुलाएगा, संसद में नहीं बैठाएगा, अदरवाइज अमेरिका संसद पर हमला करके नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ आई हो। जानकारी समझ आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी एक लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है एक पॉडकास्ट का, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।